एक समय था जब भारत में रात का मतलब सिर्फ सोना नहीं होता था। रात का मतलब होता था टीवी ऑन करना, क्योंकि लोगों को पता था कि आज फिर कोई ऐसा आएगा जो कुछ मिनटों के लिए ही सही लेकिन जिंदगी की सारी थकान भुला देगा। और उस हंसी के पीछे एक ही चेहरा होता था, एक ही आवाज होती थी, एक ही इंसान होता था, सुनील ग्रोवर। लेकिन फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि वही इंसान जिसकी मौजूदगी से पूरा शो चलता था, वही आवाज़, वही चेहरे, वही किरदार, बिना किसी विदाई के, बिना किसी आखिरी एपिसोड के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के स्क्रीन से गायब हो गया। और सबसे अजीब बात यह थी कि एक पूरा देश जो कल तक उसके बिना शो देखने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, वो कुछ ही हफ्तों में आगे बढ़ गया। और यहीं से सवाल पैदा होता है, क्या सुनील ग्रोवर असफल हो गया था, या फिर इंडस्ट्री ने उसे चुपचाप असफल घोषित कर दिया था? आज की ये कहानी हंसी की नहीं है। ये कहानी उस कीमत की है जो कभी कभी किसी कलाकार को अपनी आत्मसम्मान के बदले चुकानी पड़ती है। अर्ली लाइफ। हंसी कोई अचानक मिली हुई चीज नहीं थी। सुनील ग्रोवर की कहानी किसी रियलिटी शो से शुरू नहीं होती, ना किसी ओवरनाइट वायरल मोमेंट से, बल्कि उस दौर से शुरू होती है जहां कलाकार सबसे ज्यादा अकेला होता है। क्योंकि वहां ना कैमरे होते हैं, ना गारंटीज होती हैं, और न ही कोई ये कहता है कि अगर तुम आज अच्छा करोगे तो कल स्टार बन जाओगे। वो थिएटर का दौर था, रेडियो का दौर था, ऑब्जर्वेशन का दौर था, जहां सुनील ग्रोवर लोगों को देखता था, उनकी आवाज़ों को पकड़ता था, उनके हाव भाव को समझता था, और फिर उन्हें एग्जैजरेट नहीं बल्कि शापन करके पेश करता था। क्योंकि उसके लिए मिमिक्री सिर्फ मजाक नहीं थी, बल्कि इंसानी व्यवहार को समझने का एक तरीका थी। लेकिन भारत में कॉमेडी को हमेशा एक हल्की कला माना गया है, एक ऐसी चीज़ जो लोग एंजॉय तो करते हैं लेकिन कलाकार को गंभीरता से नहीं लेते। और यही वजह थी कि सुनील ग्रोवर जैसे कलाकार को शुरू से ही टैलेंटेड तो कहा गया, लेकिन इम्पॉर्टेंट कभी नहीं माना गया। स्ट्रगल। काम लगातार था लेकिन पहचान नहीं। सुनील ग्रोवर का शुरुआती करियर ऐसा नहीं था जहां वो बैठे बिठाए कुछ पा गए हों, बल्कि वो हर छोटे मौके को पकड़ते गए। कभी आवाज़ दी, कभी बैकग्राउंड रोल किया, कभी छोटे किरदार निभाए, और लगातार काम करते रहे। लेकिन ये काम कभी स्पॉटलाइट में नहीं आया, क्योंकि स्पॉटलाइट हमेशा या तो लीड एक्टर्स के लिए रिजर्व रहती है या फिर उन लोगों के लिए जो बहुत जल्दी मार्केटेबल बन जाते हैं। और यही वो जगह थी जहां सुनील ग्रोवर फंसे रहे, क्योंकि वो न तो फ्लैशी थे, न लाउड थे, और न ही उन्होंने खुद को किसी एक इमेज में बांधने की कोशिश की। और इंडस्ट्री को अक्सर वही लोग पसंद आते हैं जिन्हें आसानी से बेचा जा सके। वो हर जगह मौजूद थे लेकिन कहीं भी केंद्र में नहीं थे। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है किसी कलाकार के लिए, क्योंकि वहां आप असफल नहीं होते, लेकिन आप याद भी नहीं रखे जाते। द राइज दैट बिलोंग्ड टू समवन एल्सेज नेम। फिर वो दौर आता है जिसने सब कुछ बदल दिया, और जिसने सुनील ग्रोवर को घर घर तक पहुंचा दिया, लेकिन एक अजीब आयरनी के साथ। कपिल शर्मा। द कपिल शर्मा शो। ये वो शो था जिसने भारतीय टेलीविजन में कॉमेडी को फिर से मेन स्ट्रीम बनाया, और यहीं सुनील ग्रोवर ने ऐसे किरदार गढ़े जो सिर्फ फनी नहीं थे बल्कि कल्चरल मेमोरी का हिस्सा बन गए। गुत्थी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी ऐसे किरदार थे जिनके डायलॉग्स लोग अगली सुबह ऑफिस में रिपीट करते थे, जिनकी एंट्री पर अपलॉज होता था, और जिनके बिना शो अधूरा लगता था। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई, क्योंकि शो का नाम किसी एक इंसान के नाम पर था, और बाकी सब लोग, चाहे वो कितने ही ज़रूरी क्यों ना हो, हमेशा सपोर्टिंग माने जाते रहे। लोग कहते थे कपिल का शो बहुत फनी है, लेकिन बहुत कम लोग ये कहते थे कि उस शो की आत्मा कौन है। और सुनील ग्रोवर जो हर हफ्ते शो को नया जीवन देता था, धीरे धीरे सिर्फ एक किरदार बनकर रह गया। एक ऐसा किरदार जिसे रिप्लेस किया जा सकता है, भले ही वो रिप्लेस कभी ठीक से हो न पाया हो। द फाइट। एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसे अक्सर हेडलाइंस में सेंसेशनल तरीके से दिखाया गया, लेकिन कभी इंसानी नज़र से नहीं समझा गया। एक फाइट हुई, एक आर्ग्यूमेंट हुआ, एक ऐसा मोमेंट आया जहां ईगो, एग्जॉशन और फ्रस्ट्रेशन एक साथ टकरा गए। लेकिन ये फाइट सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं थी, ये उस पावर इम्बैलेंस की लड़ाई थी जो इंडस्ट्री में हमेशा मौजूद रहता है, जहां एक नाम शो का चेहरा होता है और दूसरा नाम शो की रीढ़। लेकिन रीढ़ को कभी क्रेडिट नहीं दिया जाता। और फिर वो हुआ जो अक्सर ऐसे मामलों में होता है। सुनील ग्रोवर शो से बाहर हो गए। न कोई प्रॉपर क्लोजर, न कोई सम्मानजनक विदाई, न कोई ये सवाल कि अगर ये आदमी इतना एक्सपेंडेबल था तो शो सालों तक उसी के सहारे क्यों चला। डिसअपियरेंस। जब हंसी चुप हो गई, सुनील ग्रोवर अचानक गायब हो गए। और ये गायब होना फिजिकल नहीं था, ये साइकोलॉजिकल था। क्योंकि एक ऐसा कलाकार जो हर हफ्ते करोड़ों घरों में दिखाई देता था, वो अचानक इंडस्ट्री कॉन्वर्सेशन से गायब हो गया। काम मिलना आसान नहीं था, क्योंकि इंडस्ट्री में प्रॉब्लमैटिक का टैग बहुत जल्दी लग जाता है, और चाहे गलती किसी की भी हो, नुकसान अक्सर उस इंसान को होता है जो सिस्टम में कम पावरफुल होता है। और यही सुनील ग्रोवर के साथ हुआ।
लोगों ने कहा कि वो अपनी मर्जी से अलग हुए, कुछ ने कहा ईगो क्लैश था, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि एक कलाकार के लिए अचानक सब कुछ छिन जाना अंदर से कितना तोड़ देने वाला होता है। द फेल्ड कमबैक। खुद का शो, खुद की जिम्मेदारी। सुनील ग्रोवर ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद का शो शुरू किया क्योंकि उन्हें लगा कि शायद अब वक्त आ गया है कि वो अपने दम पर खड़े हों। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई सामने आई। कॉमेडी कोलैबोरेटिव आर्ट है, और जब आप सालों तक एक इकोसिस्टम का हिस्सा रहे हों तो अकेले सब कुछ उठाना आसान नहीं होता। शो चला, लेकिन चला नहीं। टीआरपीज नहीं आई, बज़ नहीं बना, और इंडस्ट्री ने बहुत जल्दी फैसला सुना दिया। सुनील ग्रोवर अलोन डजंट सेल। और यही वो लाइन होती है जो किसी कलाकार को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है, क्योंकि ये आपके टैलेंट पर नहीं, आपकी मार्केट वैल्यू पर सवाल उठाती है। नैरेटिव रीसेट। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली वापसी कभी शोर मचाकर नहीं होती, वो धीरे धीरे होती है, बिना किसी अनाउंसमेंट के। द साइलेंट राइज। किरदार नहीं शोर। जब कोई कलाकार जोर से गिरता है तो उसकी वापसी अक्सर शोर से नहीं होती, बल्कि एक अजीब सी चुप्पी के साथ होती है। और सुनील ग्रोवर की वापसी भी कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि जिस इंडस्ट्री ने उन्हें कभी सिर्फ पंचलाइंस तक सीमित रखा था, उसी इंडस्ट्री में उन्होंने अचानक ऐसे किरदार चुनने शुरू किए जिनमें हंसी नहीं थी, लेकिन एक भारी सी सच्चाई थी। उन्होंने फिल्मों में वो रास्ता चुना जहां कोई गारंटी नहीं थी, जहां न पोस्टर्स पर बड़ा चेहरा मिलता है, न इंटरव्यूज में हेडलाइन, लेकिन जहां अगर आप अच्छा कर जाएं तो आपकी एक्टिंग खुद बोलती है। पटाखा जैसे सिनेमा में उनका किरदार छोटा था, लेकिन उसमें कोई गिमिक नहीं था, कोई एग्जैजरेशन नहीं था, और सबसे ज़रूरी बात यह थी कि पहली बार दर्शक उन्हें बिना हंसी की उम्मीद के देख रहे थे, और यही एक्सपेक्टेशन का टूटना उनके लिए सबसे बड़ा मौका बन गया। फिर आया भारत, जहां उनके किरदार को किसी ने पहले दिन हाईलाइट नहीं किया, लेकिन फिल्म के बाद लोगों ने ये ज़रूर कहा कि सुनील ग्रोवर स्क्रीन पर आए और बिना किसी डायलॉग हैवी सीन के भी इम्पैक्ट छोड़ गए, क्योंकि अब वो खुद को साबित करने नहीं, निभाने आए थे। और शायद सबसे अहम मोड़ आया गैंग्स ऑफ फिल्मस्तान के बाद के उस फेज में, जहां उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि हर रोल लीड नहीं होता, हर भूमिका तालियों के लिए नहीं होती, कुछ किरदार सिर्फ क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए होते हैं। और यही वो जगह थी जहां सुनील ग्रोवर धीरे धीरे कॉमेडियन से एक्टर बनते चले गए। ये एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन था, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई पीआर नहीं, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर ये बात फैलने लगी थी कि सुनील ग्रोवर अब सिर्फ सेफ कॉमेडी चॉइस नहीं है, बल्कि एक ऐसा परफॉर्मर है जो रिस्ट्रेंट समझता है, टाइमिंग से ज्यादा साइलेंस की वैल्यू जानता है, और यही चीज उसे अलग बना रही थी। कपिल शर्मा कमबैक एरा। बिना दुश्मनी के, बिना माफीनामे के। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस शो से सुनील ग्रोवर सबसे ज्यादा जुड़ा रहा, उसी शो ने बिना उसके भी वापसी कर ली। और जब कपिल शर्मा शो नए अवतार में लौटा तो लोगों ने जल्दी जल्दी ये मान लिया कि शायद सुनील ग्रोवर इररिलेवेंट हो चुका है, क्योंकि शो चल रहा था, हंसी आ रही थी और टीआरपीज वापस आ चुकी थी। लेकिन ये आधा सच था, क्योंकि शो वापस आ गया था, लेकिन वो वाली अनप्रिडिक्टेबिलिटी, वो वाली लेयर्ड मिमिक्री, वो वाली इंस्टेंट कैरेक्टर स्विचिंग, वो वाली ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी कहीं ना कहीं मिसिंग थी। और यही वो जगह थी जहां दर्शकों को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि सुनील ग्रोवर सिर्फ एक कास्ट मेंबर नहीं था, वो उस फॉर्मेट की क्रिएटिव बैकबोन था। इस बीच सुनील ग्रोवर ने न कोई बिटर इंटरव्यू दिया, न किसी पॉडकास्ट में जाकर एक्यूजेशंस लगाए, न ही पब्लिक अपॉलॉजी की मांग की, क्योंकि उन्होंने एक अलग रास्ता चुना था, खुद को फिर से उसी खेल में उतारने का, लेकिन बिना उसी मैदान में लौटे। वो मिमिक्री करते रहे, वो लाइव परफॉर्मेंसेस करते रहे, वो छोटे मंचों पर गए, वो वही पुराने स्किल्स पॉलिश करते रहे जिन पर कभी पूरा देश हंसा करता था। लेकिन अब वो इसे डेस्परेशन की तरह नहीं, क्राफ्ट की तरह कर रहे थे। और यहीं पर एक बहुत सटल शिफ्ट हुआ, लोग उन्हें मिस करने लगे, बिना ये एडमिट किए कि वो मिस कर रहे हैं। और यही वो जगह होती है जहां किसी कलाकार की असली वैल्यू समझ में आती है, जब उसकी गैर मौजूदगी भी महसूस होने लगे। द मोमेंट ऑफ रिस्पेक्ट, जब आमिर खान को निभाना सिर्फ मिमिक्री नहीं रहा। आमिर खान एक अजीब सी विडंबना है इस इंडस्ट्री की, कि कभी कभी किसी कलाकार को खुद को बनने से पहले किसी और को बेहद ईमानदारी से निभाना पड़ता है। और सुनील ग्रोवर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि जिस आदमी को सालों तक सिर्फ फनी वॉइसेस और सिली कैरेक्टर्स तक सीमित रखा गया था, उसी आदमी ने जब हाल ही में आमिर खान को पर्दे पर निभाया तो अचानक पूरा देश फिर से उसकी तरफ देखने लगा। ये कोई साधारण मिमिक्री नहीं थी, क्योंकि भारत में आमिर खान की मिमिक्री करना आसान नहीं है। उनका पब्लिक इमेज इतना कंट्रोल्ड, इतना प्रिसाइज और इतना ऑब्जर्व्ड है कि वहां स्लाइटेस्ट एग्जैजरेशन भी चीप पैरोडी बन सकती है। लेकिन सुनील ग्रोवर ने यहां वही किया जो वो हमेशा करता आया है। उसने कैरिकेचर नहीं बनाया, उसने बिहेवियर पकड़ा, उसने पॉजेस पकड़े, उसने वो साइलेंस पकड़ा जो आमिर खान के व्यक्तित्व का सबसे अहम हिस्सा है। और यही वजह थी कि दर्शकों को ये एक्ट हंसी से ज्यादा क्यूरियोसिटी की तरह लगा, क्योंकि लोग हंस तो रहे थे, लेकिन साथ ही ये भी महसूस कर रहे थे कि ये मजाक नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। और ऑब्जर्वेशन वही कलाकार कर सकता है जिसने सालों तक लोगों को ध्यान से देखा हो।
उस एक पोर्ट्रेयल के बाद टीआरपी नंबर्स अचानक सेकेंडरी हो गए, क्योंकि असली बदलाव ऑडियंस रिएक्शन में दिखा, जहां कमेंट्स में ये नहीं लिखा जा रहा था कि सुनील ग्रोवर फनी था, बल्कि ये लिखा जा रहा था कि ये आदमी एक्टर है। और यही वो लाइन होती है जहां कॉमेडियन और परफॉर्मर के बीच का फर्क साफ हो जाता है। लोगों ने पहली बार याद किया कि यही आदमी कभी सिर्फ एक शो का हिस्सा नहीं था, बल्कि उस शो की क्रिएटिव बैकबोन था। और शायद यही वजह है कि उस आमिर खान वाले पोर्ट्रियल को देखने के बाद इंडस्ट्री के अंदर भी बातचीत का टोन बदल गया, क्योंकि अब सुनील ग्रोवर को इनवाइट इसलिए नहीं किया जा रहा था कि वो माहौल हल्का कर दे, बल्कि इसलिए कि वो क्रेडिबिलिटी लेकर आता है। ये वो मोमेंट था जब सुनील ग्रोवर को किसी बड़े एक्टर के साथ खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने उस एक्टर को इतनी समझदारी से निभा लिया कि कंपैरिजन खुद ब खुद सम्मान में बदल गया। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि पहली बार लोग ये नहीं पूछ रहे थे कि ये कौन सा कैरेक्टर है, बल्कि ये मान रहे थे कि ये कलाकार अब किसी कैटेगरी में फिट नहीं होता। लेगेसी, हंसी से आगे की कहानी। सुनील ग्रोवर की लेगेसी पंचलाइंस में नहीं लिखी जाएगी, उसकी लेगेसी उस साइलेंस में लिखी जाएगी जो उसने तब चुनी जब शोर मचाना सबसे आसान रास्ता था। वो उस जनरेशन का हिस्सा है जिसने ये सिखाया कि कॉमेडी सिर्फ मजाक नहीं होती, वो ऑब्जर्वेशन होती है, पेशेंस होती है और सबसे ज़्यादा एम्पैथी होती है। उसकी कहानी ये नहीं कहती कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप जीत ही जाओगे, बल्कि ये कहती है कि अगर आप टूटे बिना टिके रह गए तो एक दिन लोग खुद मान लेंगे कि गलती आपकी नहीं थी। सुनील ग्रोवर आज सबसे ज़्यादा वायरल नहीं है, सबसे ज़्यादा टीआरपी वाला चेहरा नहीं है, लेकिन शायद इसी वजह से वो आज सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, क्योंकि वो उस सिस्टम से लड़ा नहीं, उसने बस खुद को उसके बाहर रीडिफाइन कर लिया। और शायद यही वजह है कि जब आज लोग उसका नाम लेते हैं तो हंसी से पहले एक ठहराव आता है, एक सोच आती है और फिर सम्मान आता है। क्योंकि कुछ कलाकार आपको सिर्फ हंसाते नहीं हैं, कुछ कलाकार आपको ये भी दिखा देते हैं कि चुप रहकर भी जिंदा रहा जा सकता है।